बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम एक मिसकंसेप्शन को डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर फिज़िक्स वालों के दरम्यान में और केमिस्ट्री वालों के दरम्यान में होती है, और वो कन्फ्यूजन है डेंसिटी पर। क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद फेस की है कि हमारे जो फिज़िक्स के टीचर थे और जो हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे, उन दोनों के दरम्यान में ये बहस होती थी कि क्या डेंसिटी जो है वो मास पर डिपेंडेंट होती है या नहीं। तो जो हमारे केमिस्ट्री वाले टीचर थे वो अक्सर कहते थे कि नहीं, जो है मास पर डेंसिटी डिपेंड नहीं करती है, और फिज़िक्स वाले टीचर कहते थे कि मास पर डिपेंड करती है डेंसिटी। क्योंकि ऑब्वियसली इसके फॉर्मूले से वाजे होता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, इट मीन्स कि ये मास पर डिपेंड करेगी ही करेगी। ये हमारे फिज़िक्स वाले सर का एक कंसेप्ट था। लेकिन जो हमारे केमिस्ट्री वाले टीचर थे वो कहते थे कि जैसे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट, जैसे अगर हम वाटर है, ठीक है, वाटर के अंदर अगर हम शुगर ऐड करते हैं तो उसका मास तो बढ़ता है, लेकिन आप अगर नोट करें तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है। सो अगर मास बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, तो डेंसिटी तो फिर भी उसकी सेम ही रहेगी ना। अगर मास भी बढ़ा और वॉल्यूम भी बढ़ा तो डेंसिटी तो उसकी सेम हुई। सो ये मिसकंसेप्शन थी हमारे दोनों टीचर के दरम्यान, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी मैं पर्सनली। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर सर्च आउट किया। मेरा जो खुद का जो कॉन्सेप्ट था वो था कि डिपेंड करती है, क्योंकि इसके फॉर्मूले से ही वाजे हो रहा है। तो फिर चूँकि फिर जो हमारे केमिस्ट्री वाले सर थे वो कुछ इस तरह से बातें करते थे, तो मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती थी। बट मैंने जो है उसको फिर सर्च आउट किया। मैंने उसके ऊपर पूरा एक बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सर्च करने के बाद मैंने पूरा नोट लिखा, और फिर उसको मैंने जाकर सर को चेक करवाया। तो देन वो फिर माने थे कि जी डेंसिटी डिपेंड करती है। अब करती कैसे है, देखें ये मिसकंसेप्शन होती कैसे है। सबसे पहले हम इस बात को डिस्कस करते हैं। ये मिसकंसेप्शन इसलिए होती है क्योंकि हम डेंसिटी को देखते हैं बड़े लेवल पर, हालांकि डेंसिटी का हमें सही कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम जो बज़ाहिर हमें जो वॉल्यूम और जो मास नज़र आ रहा होता है ना, उसको हम रिलेट कर देते हैं डेंसिटी से। यानी कि अगर हम एक कप जो है वो वाटर का लेते हैं, उसके अंदर 1 चम्मच अगर हम शुगर डालते हैं, तो हम वो एक बहुत बड़े लेवल पर हम देख रहे हैं कि हमने उसके अंदर मास ऐड किया, वाटर में हमने मास ऐड किया, तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ गया और उसका जो मास भी बढ़ गया, तो उसकी डेंसिटी तो सेम रहे। सो यही वजह होती है कि हमें इस मिसकंसेप्शन का सामना करना पड़ता है। तो इसको जो है सॉल्व कैसे करते हैं, देखें जो डेंसिटी का सही कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारे यहाँ पर नहीं दिया जाता है। हमारे स्कूल से मैं खुद पढ़ चुकी हूँ इस चीज़ को, 9th क्लास में मैंने खुद पढ़ा है। सो मुझे भी इसका जो है वो मेरे टीचर्स ने सही कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, बट मैंने इसको जब खुद सर्च आउट किया देन मुझे पता चला कि एक्चुअली में डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है क्या। जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है वो मैंने अपने जो टीचर्स की रिवायात है ना, मतलब कि जैसे वो पढ़ाते हैं कि जब ऊपर से पढ़ाना, सो मैंने उसको और बच्चों के मेंटल लेवल को नज़र में रखते हुए मैंने जो है वो वीडियो बनाई थी। बट अगर आप बहुत ही ज़्यादा डीप पढ़ेंगे ना, तो आपकी सारी मिसकंसेप्शंस दूर हो जाएंगी, और मैं वही मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि डेंसिटी जो है वो डिपेंड तो करती है मास पर, लेकिन हम मास को बहुत बड़े लेवल पर देख रहे हैं, जैसे कि ग्लास ऑफ वाटर एंड शुगर। तो हमने इसको नहीं देखना है। हम डेंसिटी जो है ना वो बेसिकली जो इसका मेन कंसेप्ट है वो डिपेंड करती है मोलिक्यूलर मास और मोलिक्यूलर वॉल्यूम पर। ऐसा इसी वजह से कहते हैं कि जो हमारा प्योर सब्सटेंस होता है ना, जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, और जो प्योर हमें नेचुरली मिलते हैं, कोल हो गया, वाटर हो गया, जिसके अंदर कोई चीज़ मिली हुई ना हो, प्योर वाटर हो जिसके अंदर कोई मिनरल्स ना हो, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो हमें मादनियात वगैरह मिलते हैं तो वो प्योर होती हैं, उनके अंदर कोई भी मिलावट जो है वो नहीं होती है। सो जो प्योर सब्सटेंस होता है ना, उसकी डेंसिटी सेम रहती है जब तक हम उसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड ना करें। जैसे कि अगर हमारे पास 24 कैरेट गोल्ड है तो वो प्योर होगा, अगर उसके अंदर हम कॉपर ऐड कर दें तो उसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड होगी, फिर उसकी डेंसिटी चेंज होगी। वरना गोल्ड की डेंसिटी जो है, भले आप 3 तोले का गोल्ड ले लें या 4 तोले का ले लें या 2 तोला ले लें या 2 ग्राम ले लें, उसकी डेंसिटी हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। अब वो क्यों सेम रहेगी, अब आपको यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा। देखें जो डेंसिटी होती है ना वो मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वॉल्यूम पर डिपेंड करती है,
क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एटम्स को मिलाने से मॉलिक्यूल बनता है। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें, इनको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगी, ठीक है। अब देखिए वाटर जो है उसके भी मॉलिक्यूल्स, हर चीज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को मिलाने से ही एक्चुअली में मैटर बनता है। एटम्स को मिलाने से मॉलिक्यूल बनता है और मॉलिक्यूल को मिलाने से जो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। सो हमारा वाटर जो है वो भी उसके कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पर एग्जाम्पल अभी वाटर की ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम किसी भी चीज़ की ले सकते हैं, डिस्कस करेंगे, बट हम यहाँ पर जो है अभी जो है वो वाटर की एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्योंकि वाटर हमारे एक डेली लाइफ में यूज़ होता है। सो इसलिए हमने जो है वो यहाँ पर वाटर की एग्जाम्पल ली है। मैंने कहा कि जो डेंसिटी होती है वो मॉलिक्यूलर मास पर और मॉलिक्यूलर वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास पर और मॉलिक्यूलर वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। अब मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब है? ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का। आपको पता है वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। अब क्या होता है, आपको पता है कि एटॉमिक मास, ठीक है, अगर हम एक मॉलिक्यूल, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, जो मैं स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ ना, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसमें कितने एटम्स हैं? एक ये वाला हाइड्रोजन का, 2 और ये 3 एटम्स हैं। इन तीनों के एटॉमिक मास को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ठीक है। सो जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है वो 2 होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। मैं एटॉमिक नंबर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एटॉमिक मास की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मास की बात हो रही है, ठीक है। डेंसिटी में मास चाहिए होता है, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर एटॉमिक मास को ले रहे हैं। सो हमने जो है 2 हमारे पास एटॉमिक मास होता है, 2 एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का और 16 एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का। सो अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अब देखें 2 and 2 कितने हो गए? 4 और 16 20 इसका मॉलिक्यूलर मास आया है, ठीक है। उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 20। और इसका जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है कि वो जगह जो कोई भी ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करता है तो वो उसका वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। अब देखें इस मॉलिक्यूल ने, इस वाटर के मॉलिक्यूल ने जो जगह कैरी की हुई है, यानी ऑक्यूपाई की हुई है, वो इसका कहलाएगा वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम कितना बनेगा? वाटर के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम बनेगा 1.5 × 10⁻⁻29 मीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम बनेगा वाटर के मॉलिक्यूल का, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम निकालेंगे वाटर की डेंसिटी। अब यहाँ से हमने क्या करेंगे, हम जो है वो 20 को डिवाइड कराएंगे इसके वॉल्यूम से। ये हमारे पास जो है मास है, मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देती हूँ कि ये हमारे पास मास है और ये हमारे पास जो है वो वॉल्यूम है, ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास वाटर की डेंसिटी आ जाएगी। और वाटर की डेंसिटी कितनी होगी वो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि वाटर की डेंसिटी होगी 998 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये इसकी जो है वो डेंसिटी होगी अगर आप इसको डिवाइड करवा कर देखेंगे, ठीक है। सो ये होता है कॉन्सेप्ट डेंसिटी का, कि जो डेंसिटी होती है ना वो मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, ना कि जो हम बहुत बड़ा बड़ा वॉल्यूम ले रहे होते हैं, यानी कि बहुत बड़ा बड़ा मास यानी 1 kg अगर हम लें तो उसकी डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी जब तक आप इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं करते। और इम्प्योरिटी ऐड करने से इसकी डेंसिटी क्यों चेंज होती है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन जब तक इसकी इम्प्योरिटी ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर, इसकी डेंसिटी 998 किलोग्राम पर मीटर क्यूब रहेगी। अच्छा, जो है ना हमारी बुक्स में डेंसिटी लिखी है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो वो 1-2 जो है ना पॉइंट्स का वो फ़र्क हो जाता होता है, बट वो भी सही है और ये भी सही है, लेकिन आपकी जो बुक में लिखी हुई है आपने वही लिखनी है, ठीक है। सो जो प्योर सब्सटेंस होता है ना, प्योर सब्सटेंस, इसी तरह से जो हम गोल्ड लेंगे तो वो भी एक प्योर सब्सटेंस है। तो प्योर सब्सटेंस की डेंसिटी हमेशा से कांस्टेंट रहती है। क्यों कांस्टेंट रहती है? क्योंकि उनका मॉलिक्यूल, जो उनका मॉलिक्यूल होता है, अब देखें भले जितना भी हम वाटर ले लें, वाटर का मॉलिक्यूल तो ये नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो H2O ही रहेगा ना, तो इसका मास भी, मॉलिक्यूलर मास भी उतना ही रहेगा और मॉलिक्यूलर वॉल्यूम भी उतना ही रहेगा। सो उसकी डेंसिटी भी सेम रहेगी, भले हम जितना मर्जी ले लें इसको, ठीक है,
भले कितना मर्जी हम जो है वो वाटर ले लें, बट चूंकि उसका मॉलिक्यूल सेम रहेगा, यानी मॉलिक्यूल ये जो है इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो इसका जो है वो डेंसिटी में, इसके मास में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी और इसके मॉलिक्यूलर वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगी। और जब हम उसका रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास डेंसिटी आएगी, तो डेंसिटी में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यही वजह है कि हम कहते हैं कि जो प्योर सब्सटेंस है उसका जो वॉल्यूम है, सॉरी डेंसिटी है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, क्यों कांस्टेंट रहती है? क्योंकि हम उसका मॉलिक्यूलर वॉल्यूम और मॉलिक्यूलर मास सेम रहता है। ठीक है, जब तक उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट होता है जी बेसिकली डेंसिटी का। अब देखें, यहाँ से आपको पता चल रहा, अगर हम मास नहीं लेते हैं, ठीक है, अगर हम मास नहीं लेते हैं तो डेंसिटी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता ना। ठीक है, अगर हम मास नहीं लेते हैं तो हम रेशियो कैसे निकालेंगे? ठीक है, हम मास पर यूनिट वॉल्यूम करके ही तो हम डेंसिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर मास नहीं होगा तो हम कैसे रेशियो निकालेंगे और कैसे हमारे पास जो है वो यहाँ पर डेंसिटी आएगी? और डेंसिटी होती है कसाफत, यानी कि इसका जिस भी कोई भी अगर हम सब्सटेंस ले रहे हैं, प्योर सब्सटेंस, उसका मॉलिक्यूलर मास जो है, मॉलिक्यूलर मास यानी कि ये जो हमने मॉलिक्यूलर का हमें मास निकाला है ना, ये वाला, ये जितने एटम्स के मास को ऐड करके हमने जो मॉलिक्यूलर मास निकाला है, तो वो जिस प्योर सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, हम खुद एक प्योर सब्सटेंस की डेंसिटी को हम खुद बढ़ा या कम नहीं कर सकते हैं। ये एक इनकी इंस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी होती है। इंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि कुदरती। ठीक है, तो ये इनकी कुदरती प्रॉपर्टी होती है, नेचुरली होती है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड ना करें। ठीक है, फिर हम कुछ भी कर लें, हम वाटर की डेंसिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं अगर हम इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं कर रहे हैं। इम्प्योरिटी से मेरा मतलब ये है कि कोई और सब्सटेंस को इसके अंदर ऐड कर देना, तो वो इम्प्योरिटी कहलाएगी। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो है कि प्योर सब्सटेंस की डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है और ऑब्वियसली डेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है मास पर। ठीक है, मास पर भी और वॉल्यूम पर भी, लेकिन कौन सा मास? मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इम्प्योरिटी ऐड करने से इसकी डेंसिटी जो है वो कैसे बढ़ जाती है। ठीक है, यानी मैं वाटर में ही ऐड करके दिखाऊंगी आपको। ठीक है, कि वाटर में अगर हम कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इसकी डेंसिटी क्यों जो है वो बढ़ जाती है। बहुत सारी और एग्जांपल्स ले सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर चूंकि मैंने वाटर की लिए तो मैं इसी के साथ जो है वो इम्प्योरिटी को ऐड करके दिखाऊंगी जी। तो यहाँ पर मुझे चाहिए था जी कार्बोनिक एसिड। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया कि जो प्योर वाटर था इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं थी। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर ऐड कर दी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। तो क्या हुआ, अब देखें, पहले जो है वो वाटर का एटॉमिक मास आ रहा था जी 20। ठीक है, वाटर का एटॉमिक मास क्या था? 20 जो है वो AMU। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने इसके अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दी तो क्या हुआ कि अब देखें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो G12 होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है। 16 को जो है क्योंकि 2 एटम है ऑक्सीजन के, सो 16 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 38 आ जाता है। ठीक है, सो प्लस 38 तो हमारे पास बन जाएगा 60, आई थिंक 50 बन जाएगा, सॉरी। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास इसका जो है वो मॉलिक्यूलर मास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का, ये भी एक जो है वो प्योर चीज़ है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को लें तो ये भी एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, सो वो 50 होगा। अब देखिए मैंने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, यानी कि इसके एटम्स को और इसके एटम्स को आपस में जोड़ दिया, तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर आ गया। अब मैंने इसके अंदर क्या किया, वाटर प्योर था और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्योर थी, तो मैंने क्या किया, वाटर के अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर दी कार्बन डाइऑक्साइड की, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर वाटर की इम्प्योरिटी ऐड कर दी। इम्प्योरिटी का मतलब ये होता है कि एक प्योर सब्सटेंस में किसी दूसरे सब्सटेंस को ऐड कर देना, तो वो उसके लिए इम्प्योरिटी कहलाता है। सो हमने यही किया, तो क्या हुआ, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 हो गए हाइड्रोजन के एटम्स, 1 हो गया कार्बन का और 3 हो गए जी हमारे पास ऑक्सीजन के। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चूंकि ये दोनों एटम्स मॉलिक्यूल्स अब मिल गए हैं, तो हम जो इनका मॉलिक्यूलर मास है उनको भी मिला देंगे, सॉरी इनको भी जो है वो हम यहाँ पर मिला देंगे।
सो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 70 आ जाएगा इनका मॉलिक्यूलर मास। पहले देखें, पहले वाटर के जो मास था वो जस्ट 20 था, लेकिन जब हमने इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड की तो इसका क्या बढ़ गया, इसका मास बढ़ गया, और मास बढ़ गया तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी में भी चेंज आएगा, ठीक है, बिकॉज डेंसिटी डिपेंड अपॉन मास। तो अगर हम मास बढ़ा रहे हैं इम्प्योरिटी ऐड करके, अब मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, एक प्योर सब्सटेंस की डेंसिटी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका मॉलिक्यूल सेम रहता है, ठीक है। यानी कि अगर हम H2O ले रहे हैं तो H2O की डेंसिटी को हम बढ़ा नहीं सकते हैं जब तक हम उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड ना कर दें, क्योंकि H2O का मॉलिक्यूल हमेशा H2O ही रहेगा और इसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम एक रहेगा। बट अब हमने जो है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दी है, इम्प्योरिटी ऐड कर दी है, तो अब इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया। अब मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया है तो क्या होगा कि मॉलिक्यूलर मास में चेंजिंग आ रही है तो इसकी डेंसिटी में भी चेंजिंग आएगी, ठीक है, इसकी डेंसिटी में भी चेंजिंग आएगी। तो इस तरह से जो है वो इम्प्योरिटी हम ऐड करके इसकी डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। ऑब्वियसली यहाँ पर दो चीज़ें मिल रही हैं तो इसका वॉल्यूम भी तो होगा और इसका वॉल्यूम भी होगा, तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, बट ये होगा कि इसकी डेंसिटी में चेंज आएगा क्योंकि हमने मास भी बढ़ाया है, ठीक है। सो ये एक मिसकंसेप्शन, ये गलत है कॉन्सेप्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती डेंसिटी, ऑब्वियसली मास पर डिपेंड करती है, ठीक है, और मास जो है वो डेंसिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मास के बगैर हम डेंसिटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यही एक और मिसकंसेप्शन ये है, मिसकंसेप्शन नहीं बट ये क्वेश्चन है कि जो है वाटर जो है, जब वो आपके लिए क्वेश्चन है, अब आपको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अब इसके बारे में सोचें तो आपको खुद भी सोचने के आपको होना चाहिए, वरना अगर आप किसी से पढ़ते रहेंगे तो आपको पढ़ना नहीं आएगा। तो ये चीज़ थी कि हमारी बुक में क्वेश्चन दिया गया था कि वाटर की डेंसिटी, यानी कि वाटर एक लिक्विड है और उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है आइस से, आइस एक सॉलिड है, ठीक है। ये एक था, एक ट्विस्ट था, क्योंकि हमेशा हमने ये पढ़ा है कि जो सॉलिड की डेंसिटी होती है ना वो लिक्विड से हमेशा ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा, वाटर के लिए उल्टा कॉन्सेप्ट है कि जो वाटर की डेंसिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आइस, आइस के मुकाबले में वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, आप इसको फाइंड आउट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा क्यों होता है, हालांकि जो आइस है वो एक सॉलिड है बट फिर भी उसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से कम है, हालांकि वाटर एक लिक्विड है, ठीक है, लेकिन उसूल ये है कि हमारे पास सॉलिड की जो है डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड से। सो ये एक क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो लाइक इट। अल्लाह हाफ़िज़।